महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 850, लहसुन चाइना 450 और प्याज 70 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। फलों में सेब 480, केला 440 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर, आज क्या सूरत हाल है मार्केट में? क्या डेली बेसिस पर जो होता है वही सब कुछ हो रहा है आज भी? आज बिल्कुल जो रोजाना की बुनियाद पर सरकारी लिस्ट जारी की जाती है, वो रोजाना की बुनियाद पर इसमें सब्जियों की कीमतों में इजाफा जो है वो किया जा रहा है। आज जो है जो सरकारी रिलीज सब्जियों की जारी की गई, उसमें 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज एक बार फिर महंगा किया गया, 3 रुपए महंगा करके 48 रुपए मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी प्याज जो है 70 से 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें लीमू देसी 15 रुपए महंगा करके 325 रुपए मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में यही लीमू 550 से 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और लीमू की कीमत में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बंद गोभी 5 रुपए महंगी करके 35 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन भिंडी की फरोख्त जो है वो 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 3 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में शिमला मिर्च 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मटर 10 रुपए बढ़ाकर जो है 220 रुपए मुकर्रर किए गए हैं सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक मटर की फरोख्त की जो है वो जारी है। घिया तोरी 10 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन घिया तोरी की फरोख्त जो है 100 रुपए फी किलो तक मार्केट में की जा रही। इसी तरह जो फलों की सरकारी रिलीज जारी की गई, उसमें 6 फल आज महंगे किए गए। सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा करके 340 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 480 से 500 रुपए फी किलो तक सेब काला कुल्लू की फरोख्त की जा रही है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपए बढ़ाकर 265 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में जो दर्जा अव्वल का केला है वो 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पपीता 5 रुपए बढ़ाकर 230 रुपए, लेकिन फरोख्त 280 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। खजूरी रानी 5 रुपए महंगी करके 460 रुपए सरकारी रिलीज में मुकर्रर की गई है। फरोख्त 550 रुपए फी किलो तक की जा रही। खरबूजा 5 रुपए इजाफे के बाद 105 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक खरबूजे की फरोख्त की जा रही है। आम सिंदरी 10 रुपए महंगा करके 210 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 380 रुपए फी किलो तक आम सिंदरी की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो अमरूद है वो 120 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स आज जो है मार्केट में। अच्छा अब्दुल कादिर, निगरान सेटअप की जानिब से इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा ताकि आवाम को सस्ती और मियारी चीज़ें फराहम की जाएं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो मार्केट में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं, अब वो तो पहले से ही उनके इख्तियारात जो है मुकर्रर किए गए हैं कि जो है वो अपने अपनी मार्केट और अपने अपने बाजारों में सरकारी नकनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में जो सरकारी लिस्टों पर अमल दरामद है, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो या दिगर अशिया खुरनोश हो, उनकी फरोख्त जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी है। जो इंतजामिया है वो रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट तैयार करती है, उसमें जुर्माने और मुकदमात का इंदराज भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो रिलीफ है वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जब मार्केट में जो सब्जियां और फल जो फरोख्त किए जा रहे हैं वो शहर की सब्ज मंडियों और फ्रूट मंडियों से लाकर फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन जो शहर की मंडियां हैं वहीं पर सरकारी नकनामों पर अमल दरामद नहीं होता है, जिसके बाद जो है ये सिलसिला जो है वो बाजारों तक पहुंचता है और शहरियों को सिलसिला बाजारों तक पहुंचता है। अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा कि इससे पहले हमने रमज़ान में देखा कि सस्ते बाज़ारों की सहूलत भी आवाम से छीन ली गई थी। क्या अब भी कुछ ऐसा ही है? इतवार बाज़ार में भी कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो शहर के मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से बनाए गए हैं, लेकिन ये मॉडल बाजार जो है वो नाकाफी है। सिर्फ 10 मॉडल बाजार इस वक्त लाहौर में जो है वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर सब्जियां, फल, दालें और दीगर अशिया ज़रूरिया जो है वो कदरे जो है वो मुनासिब कीमत पर या कंट्रोल कीमतों पर फरोख्त किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि अतवार बाजार या जो मॉडल बाजार है इनमें सब्जियां, फल या दीगर अशिया ज़रूरिया का जो मेयार है वो भी कम होता है। अगर कीमतें कम है तो मेयार भी कम होता है। इंतजामिया जो रेल जारी करती है वो दर्जा अव्वल की कीमतों की करती है, लेकिन जो सब्जियां और फल फरोख्त की जाती हैं वो दर्जा दोम और दर्जा सोम की मिक्स सब्जियां फरोख्त की जाती हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, आज की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्मसार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, ना कोई सियासी मकसद है।
عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی اقدامات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت اعلیٰ سطح بریفنگ اجلاس پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو تصاویر، ویڈیوز اور میسیجنگ کے ثبوت بھی پیش کیے گئے۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت نے پوری پاکستانی قوم کو شرمسار کیا۔ عسکری تنصیبات پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ جیو فینسنگ کے ذریعے حملہ آوروں اور زمان پارک میں موجود سیاسی لیڈرشپ کے درمیان رابطوں کے ثبوت سامنے آئے ہیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق 600 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب حکومت کی ٹیم سے مطمئن ہوں کہ وہ اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا مقصد آزادانہ، منصفانہ اور پرامن عام انتخابات کرانا ہے۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں اور نہ کوئی سیاسی مقصد ہے۔ عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی اقدامات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن پنجاب حکومت کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہر ممکن سپورٹ کرے گا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے دہشت گردوں کے حملوں سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بریفنگ دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 335 رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی اور بازیابی کے لیے دائر درخواست پر حکومت پنجاب سے تفصیلی رپورٹ 23 مئی کو طلب کر لی ہے۔ عدالت نے کہا بتایا جائے پی ٹی آئی کے کتنے رہنما اور کارکن گرفتار ہیں۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری پر عوام نے احتجاج کیا۔ احتجاج روکنے کے لیے حکومت نے خلاف قانون اقدامات اٹھائے۔ انتظامیہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ جمہوریت میں پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کے احکامات بغیر کسی قانونی جواز کے جاری کیے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پی ٹی آئی رہنماؤں کی بازیابی اور رہائی کے احکامات جاری کرے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے رہا کیے گئے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں چناح ہاؤس اور حساس اداروں کی عمارتوں پر حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔ شرپسند عناصر کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی مذمت۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سرکاری تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کے پیچھے کون تھے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ کے تحت پکڑا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں آرمی ایکٹ میں جنہوں نے ایکچوئل کسی آرمی انسٹالیشن پہ اٹیک کیا ہو۔ بالکل غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں پکڑیں بالکل۔ صرف آپ پوچھے تھے کہ ٹرائل کا ہونا چاہیے۔ فیئر ٹرائل میرا خیال ہے کہ آپ کو سول نارمل عدالتوں میں ہی ملے گا۔ فیئر ٹرائل دیں ہر ایک کو۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے مزید کہا کہ جی ایچ یو اور جناح ہاؤس پر حملہ کرنا قابل مذمت ہے۔ موجودہ صورتحال میں دوبارہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا اب کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ تو وہیں نگران وزیر ہاؤسنگ پنجاب اصفر علی ناصر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات تخریب کاری، دہشت گردی اور بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مظاہرین پر فائرنگ نہ کرنے کے واضح احکامات دیے تھے۔ آئندہ ایسے واقعات پر سیکیورٹی اداروں کو سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ پنجاب کی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس۔ اصفر علی ناصر نے کہا 9 مئی کے واقعات تخریب کاری، دہشت گردی اور بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ فوجی تنصیبات اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت میں چلیں گے۔ جب بھی فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے وہ ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے فوج کے اوپر دعویٰ بولا ہے۔ تو جب بھی ایسا کام ہوگا وہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا جو ایکٹ ہے وہ ملٹری ایکٹ اس کے اندر اپنے کورٹس میں اس کو ٹرائی کرتی ہے، ان کو پورا حق حاصل ہے۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ نے مزید کہا اگر سخت اقدامات پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تو حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔ حکومت نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کے حوالے سے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آئندہ اس قسم کے واقعات پر وزیر اعلیٰ نے سیکیورٹی اداروں کو سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اب جو بیٹھے ہوئے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں لیا گیا، تو اسی فورم کے اوپر اگر گولیاں چلائی جاتی اور اسٹریٹ فائر ہوتا اور اگر کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی، تو اسی فورم کے اوپر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے کہ اتنے 100 لوگوں کی جو ہے وہ جانیں ضائع ہو گئیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو بات ایسی ہے کہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ کافی حد تک سسٹین کیا ہے۔
पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक निगरान सूबाई वजीर असफर अली नासिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देता है जिस पर निगरान हुकूमत अमल दरामद करवाती है। कानून के मुताबिक कायद अवान के इंतखाबात तक निगरान हुकूमत कायम रहती है। दिफाई वतन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बतौर खुसूसी शिरकत। आपको बताएं कि शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर इस्ताहारे एकजहती की। इस बारे रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। चेयरमैन अल तंजीमुल आमिली अल इत्तेहादुल इस्लामी मुफ्ती आशिक हुसैन के ज़ेर एहतमाम कैंट में सेमिनार। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, कर्नल रिटायर्ड सरदार अब्दुल रऊफ खान मक्सी और अक़लीती नुमाइंदगी समेत दीगर ने शिरकत की। दिफाई वतन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से शुरका ने इजहार ख्याल किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि सियासी मसाइल की बड़ी वजह सियासी जमातों में बादशाहत है। फौज पर तनकीद किसी भी सूरत ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी जो जड़ है, जो रूट काज है, वो सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, सियासी जमातों में डिक्टेटरशिप है, बादशाहत है। ये एक प्रॉब्लम है जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, सियासी जमातों को पहुंचाया है और मुल्क अपने जो है इन मसाइल से नहीं निकल सका। मौलाना जलील शरखपुरी का कहना था कि 9 मई के वाक़यात के बाद दिल अफसुर्दा है। हम खुद अपने घर को आग लगा रहे हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ। 9 मई को जो कुछ भी हुआ, हकीकत ये है कि उस दिन से ना तो खबरें सुनने को जी चाहता है और ना ही कुछ तबसरा करने को जी चाहता है। जब हमने अपने घर को खुद ही आग लगानी शुरू कर दी तो क्या तबसरा करें। सेमिनार के बाद पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब की तलबी नोटिस का जवाब दे दिया। बताया मुख्तलिफ मुकदमात के ज़मानतें करवाने के बाइस नैब के रूबरू पेश नहीं हो सकता। इमरान खान ने नैब इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने को भी गैर कानूनी करार दिया। इमरान खान ने अपने जवाब में बताया मुख्तलिफ मुकदमात में कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानतें करवाने के लिए लाहौर में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक मुकदमात में ज़मानतें लेने का वक्त दिया है, जिसके बायस नैब के रूबरू पेश नहीं हो सकता। इमरान खान ने नैब से इंक्वायरी रिपोर्ट भेजने की भी दरख्वास्त कर दी। आपको बताएं कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात असल में नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे से कौम को मजबूत करेंगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत MSF का इजलास जाती उम्रा में हुआ। इजलास में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि पंजाब में एक माह के अरसे में 50,000 से जायद तलबा और तालिबात की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि MSF के नौजवान पार्टी का हरावल दस्ता हैं। MSF को फ़ाल करने का मकसद नौजवान नस्ल को नजरियाती खतूत पर तरबियत देना है। मरियम नवाज ने कहा कि मुआशरे को तखरीबकारी के असरात से पाक करना मकसद है। 60 अरब के चोर ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनों को तखरीबकार फोर्स बनाया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि खौफ का बुत खौफ खुदा इख्तियार करने से टूटता है, शहीदों के मुजस्मे तोड़ने से नहीं। फितने ने पूरे मुल्क खासतौर पर नौजवानों को झूठ बोल बोल कर वरगलाया। नौजवानों को ये समझना है कि दहशतगर्दी और एहतजाज में क्या फ़र्क है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि नौजवानों को किसी शरपसंद, फितना परवर, सियासी ठग की ख्वाहिशात की भट्टी का ईंधन नहीं बनने देंगे। इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे से कौम को मजबूत करेंगे, अमन और बर्दाश्त वापस लाएंगे। यासीन मलिक, लाहौर न्यूज़। ATC में चिनाह हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस पर समाअत हुई। बीमारी के बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मौखर कर दिया गया। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को 22 मई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। ये रिपोर्ट देखें। जिनाह हाउस पर हमला और जलाओ घिराव का केस। इंसादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज जबर गुल खान ने समाअत की। सर्विसेज अस्पताल के AMS डॉक्टर एहतशाम ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश करते हुए बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल न हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि मरीज को सेहतमंद होने में कितने दिन लग सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। 2 दिन भी लग सकते हैं और 1 हफ्ता भी।
सरकारी वकील ने बताया कि ब्लड प्रेशर कोई बड़ा मसला नहीं है, जिस्मानी रिमांड से बचने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में रहने की इजाजत देते हुए करार दिया कि जब तक मुलजमा की फिटनेस रिपोर्ट पेश न हुई, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। तफ्तीशी ऑफिसर अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद से तफ्तीश कर सकता है। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को 22 मई को दोबारा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। ATC अदालत ने जिन्ना हाउस के जलाओ घिराव के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। नुमानूर रिपोर्ट करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबरगुल खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलजिम मियां महमूद रशीद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान मियां महमूद रशीद से तफ्तीश नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मियां महमूद रशीद को सर्विसेज अस्पताल मेडिकल के लिए पेश किया गया, जहाँ उन्हें दाखिल कराया गया। तफ्तीशी ने इस्तदा की कि मुलजिम से तफ्तीश करनी है, अदालत जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर करते हुए 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मियां महमूद रशीद को पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद समेत दीगर के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। आमदन से जायद असासाजात का ये केस है और एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अमूरी ज़मानत में 23 मई तक तौसीह कर दी है। अदालत उस्मान बुज़दार को अपने वकील के जरिए नैब में असासाजात की तफसील जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखें। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का केस लाहौर की एहतसाब अदालत के जज शेख सजाद ने केस पर समाअत की। उस्मान बुज़दार की जानिब से बैरिस्टर मोमिन मलिक पेश हुए और उस्मान बुज़दार की 1 रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दलाल सुनने के बाद हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। अदालत ने वाज़े किया कि उस्मान बुज़दार को असासाजात की तफसीलात जमा करवाने का आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर आइंदा समाअत पर मुलजिम पेश न हुआ तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। बैरिस्टर मोमिन मलिक ने कहा कि उस्मान बुज़दार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मौजूदा हालात की परेशानी की वजह से उस्मान बुज़दार दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उस्मान बुज़दार की जानिब से हर तारीख पर नया बहाना सामने आता है। हमें इल्म है वो क्यों नहीं आए। उनको जलाओ घेराव केस में गिरफ्तारी का डर है। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 23 मई तक तोसी कर दी है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। हालिया वाक़यात और फौजी तनसीबात पर हमले के केसेस में नाक़िस पैरवी करने पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया है। हालिया वाक़यात और फौजी तनसीबात पर हमले के केसेस में नाक़िस पैरवी करने पर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि चंद लोगों की नाहरी से दहशत गर्दों का फ़ायदा किसी सूरत कबूल नहीं है। 9 मई का हर केस अपना केस समझकर अदालत में तैयारी के साथ जाएंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये की कमी हुई है। मुर्गी का गोश्त 639 रुपये से सस्ता होकर 624 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम बरकरार है। कीमत 290 रुपये दर्जन पर है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये की कमी सामने आई है। मुर्गी का गोश्त 639 रुपये से सस्ता करके 624 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि अंडों की कीमत में इस्तेहकाम कीमत 290 रुपये दर्जन पर बरकरार है। मज़ीद तफसीलात देंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, क्या मज़ीद कमी का इम्कान है? आज बिल्कुल ब्रायलर की खपत जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी हुई है और ब्रायलर गोश्त आज 15 रुपये फी किलो तक सस्ता किया गया। मुर्गी का गोश्त जो कि गुज़िश्ता रोज़ 639 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया था, आज 15 रुपये कमी के बाद 624 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 408, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर जो है 416 रुपये मुकर्रर किया गया है। काफ़ी ब्रायलर मार्केट में जो है वो 700 रुपये फी किलो तक, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है वो 780 से 800 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की खपत में भी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अंडों की बढ़ती हुई कीमतें जो है और 290 रुपये की दर्जन की सतह पर आज बरकरार रखी गई। अंडों की पेटी 8,580 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में सी अंडा शहरियों को जो है 25 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मार्केट कराए उनके मुताबिक ब्रायलर की कीमतों में किसी कमी की भी आज जो है वो तवक्को की जा रही है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो परचून सेल है वो पूरी तरह मुतासर हुई है
شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہونے کی وجہ سے برائلر کی جو فروخت ہے وہ کم ہو رہی ہے، جس کے باعث جو ہے سپلائی میں بہتری آئی ہے. لیکن اگر مصنوعی قلت پیدا کی گئی تو ایک بار پھر جو ہے قیمتیں بڑھیں گی، کیونکہ پہلے بھی قیمتوں میں اضافہ جو ہے مصنوعی قلت پیدا کر کے کیا گیا تھا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بگاڑ پیدا کر کے قیمتیں بڑھائی گئی تھی، لیکن اب جو ہے قیمتیں کم ہونے لگی اور آج 15 روپے کرنے کے بعد 34 روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے. بہت شکریہ عبد القادر اپڈیٹ کرنے کا. محکمہ خوراک پنجاب اور فلور ملز کے درمیان سرد جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن فلور ملز نے 4 گھنٹے کی علامتی ہڑتال بھی ختم کی، تو وہیں محکمہ خوراک پنجاب نے 1100 فلور ملز کے پرمٹ بھی کھول دیے ہیں. رپورٹ کریں گے عمران اکبر. محکمہ خوراک پنجاب اور فلور ملز کے درمیان سرد جنگ ختم ہو گئی. فلور ملز نے 4 گھنٹے کی علامتی ہڑتال کو ختم کر دیا ہے. محکمہ خوراک پنجاب نے 1100 فلور ملز کے پرمٹ کھول دیے. لاہور کی 85 فلور ملز کے پرمٹ بھی بحال کر دیے گئے. فلور ملز 12 گھنٹے گندم کی پسائی کرنے کی مجاز ہوں گی. اوپن مارکیٹ میں فی من گندم 100 روپے کمی سے 47 روپے ہو گئی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 2750 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. شہر کے متعدد اسٹور سے 10 کلو آٹے کے تھیلے غائب ہیں. محکمہ خوراک تاحال شہریوں کو 20 کلو آٹے کا تھیلا سرکاری ریٹ پر فراہم نہ کر سکا. سیکٹری خوراک زمان بٹو کا کہنا ہے کہ گندم خریداری جاری ہے. گندم ٹارگٹ کے لیے تمام افسران فیلڈ میں موجود ہیں. بہت جلد آٹے کی صورتحال بہتر ہوگی. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ فلور ملز نے علامتی ہڑتال کو ختم کر دیا ہے. اوپن مارکیٹ میں مہنگی گندم فروخت ہو رہی ہے. مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی سستی گندم کے ساتھ ممکن ہو سکتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز. لاہور ہائی کورٹ آفس نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جرمانے کے خلاف اپیل پر اعتراض لگا دیا. لاہور ہائی کورٹ آفس نے اعتراض لگایا کہ اپیل پر بشرا بی بی کے دستخط نہیں ہیں. بشرا بی بی نے اپنی درخواست پر جرمانے کے اقدام کو اپیل میں چیلنج کیا ہے. اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے سامان پارک میں ممکنہ آپریشن کے خلاف درخواست پر 1 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا تھا. اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ جرمانے کا حکم حقائق کے برعکس ہے. اپیل میں استدعا کی گئی کہ 20 اپریل کے سنگل بینچ کے جرمانے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے بشرا بی بی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے وکیل کو جرمانہ کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت. عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کے وکیل کو دلائل کے لیے کل طلب کر لیا ہے. رپورٹ کریں گے محمد اشفاق. پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت ارکان اسمبلی کی درخواستوں پر سماعت کی. ارکان اسمبلی نے اپنے استعفے منظور کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا ہے. درخواست گزاروں کے وکیل علی ظفر نے نشاندہی کی کہ استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. غیر قانونی طور پر پی ٹی آئی ارکان کے استعفے منظور کیے گئے. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ادارہ ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں نیوٹرل رہا. الیکشن کمیشن نے تو صرف اسپیکر کے فیصلے پر عمل درآمد کیا. یہ معاملہ اسپیکر اور ارکان کے درمیان ہے. وکیل نے استدعا کی کہ درخواست گزاروں کے استعفے منظور کرنے کے اقدام کو کالعدم قرار دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو معطل کرنے کے حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے وکلاء کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی. سیشن عدالت میں مونس الہی کی اہلیہ سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ اور 800 ملین روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشنز کے کیس پر سماعت. عدالت نے مونس الہی کی اہلیہ سمیت دیگر ملزموں کی عبوری ضمانت میں 30 مئی تک توسیع کا حکم جاری کر دیا ہے. رپورٹ کریں گے نمان نور. منی لانڈرنگ اور 800 ملین روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشن کا کیس. ایڈیشنل سیشن جج چودھری غلام رسول نے مونس الہی کی اہلیہ سمیت دیگر ملزموں کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی. راسخ الہی طبیعت ناساز ہونے پر عدالت میں پیش نہ ہوئے اور حاضری معافی کی درخواست دائر کی. عدالت نے راسخ الہی کی 1 روز کی حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا. زارا الہی اور تحریم الہی عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری لگائی. شریک ملزمان احمد فاران خان، عتیق الرحمان اور شجاع الدین بھی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کو تفتیش مکمل کر کے ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے حکم دیا کہ باقی ملزمان آئندہ تاریخ تک شامل تفتیش ہو کر عدالت میں پیش ہوں. عدالت نے مونس الہی کی اہلیہ سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 30 مئی تک توسیع کا حکم جاری کر دیا ہے. ایف آئی اے کی جانب سے منی لانڈرنگ اور 800 ملین روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشن کا کیس بنایا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز. 3 روزہ بین الاقوامی پاکستان کیمیکل ایکسپو کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران صوبائی وزیر بلدیات پنجاب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ نگران حکومت بجٹ نہیں ایسا پیپر ورک دے گی جو آئندہ آنے والی
हुकूमत ऐवान से मंजूर करवाएगी। ये रिपोर्ट देखें। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी केमिकल एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। नुमाइश में केमिकल कोटिंग से मुंसलिक कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। निगरान वज़ीर बल्दियात ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आइंदा बजट में टैक्सेस के हवाले से देख रहे हैं, सनत और तिजारत को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। बजट मुकम्मल नहीं दिया जाएगा क्योंकि बजट को ऐवान ने मंजूर करना होता है। हम ऐसा पेपर वर्क देंगे ताकि आने वाली हुकूमत ऐवान में मंजूरी दे सके। बजट तो शायद ना पेश हो, लेकिन हम जो है वर्किंग कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट जो हैं जिस तरह अपने अगले साल के एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो बना रहे हैं और एक प्रीलिमिनरी हम एक रफ फाइनेंशियल्स बना लेंगे और देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो बजट है उसको हाउस ने अप्रूव करना होता है, तो इसकी फिर ऐसे नंबर्स होंगे जो कि बाद में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको वो पोस्ट जो है वो अप्रूवल लेगी। CEO पाकिस्तान केमिस्ट्री काउंसिल मौज़म रशीद ने कहा कि एक्सपो में 125 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। 120 से ज़ायद गैर मुल्की नुमाइशकार शरीक हैं। इसमें तकरीबन कोई 125 के करीब स्टॉल हैं इन टोटल, और जो फॉरनर्स जो पाकिस्तान में जो विजिटर और एग्जिबिटर की मद में दोनों मिल के जो आए हुए हैं, तकरीबन कोई 118 से 120 फॉरनर आए हुए हैं। मेनली इजिप्ट से हैं, टर्की से हैं, ईरान से हैं, रशिया से हैं, यूक्रेन से हैं, UAE से हैं, कुछ लोग यूरोप से भी आए हुए हैं। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद और सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ज़फ़र महमूद चौधरी और दीगर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। आपको बताएं कि मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज का क्रिसेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का दौरा। एजुकेशन में बच्चों के साथ साथ लॉन टेनिस और टेबल टेनिस भी खेली। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज कहते हैं पंजाब में स्कूल सतह पर टैलेंट हर प्रोग्राम जल्द शुरू कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। निगरान वज़ीर आला के मुशीर वहाब रियाज की क्रेसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आमद। स्कूल में जारी स्पोर्ट्स कैंपस का दौरा किया। स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और बच्चों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया और ऑटोग्राफ लिए। मुशीर खेल ने लॉन टेनिस और टेबल टेनिस भी खेली। स्विमिंग, बास्केटबॉल, शतरंज समेत दीगर खेलों में शामिल हुए। वहाब रियाज ने कहा कि स्कूल की सतह पर खेलों का फरोग खुशाइंद इकदाम है। स्कूल सतह पर टैलेंट की तरवीज से खेलों की तरक्की मुमकिन है। निजी स्कूल सतह पर खेलों का मरबूत निज़ाम बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहतरीन कदम है। स्पोर्ट्स का एक कल्चर या एटमॉस्फेयर, आई थिंक आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। हमें ऐसी स्कूल्स में ज़रूरत है कि बच्चे जो आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि बच्चों को एक्टिव रखना और हेल्दी रखना, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। मुशीर खेल पंजाब ने बच्चों में फुटबॉल, क्रिकेट बैट, हॉकियाँ, गेंदें भी तकसीम की। कैमरामैन उमैर फजलुर रहमान के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इमरान खान के 2 मुकदमात में बुरी ज़मानत पर समाअत। इमरान खान ADC अदालत के रूबरू पेश न हुए। इमरान खान की ज़मानत को इंतज़ार में रख लिया जाए, एसोसिएट वकील की जानिब से इस्तदा की गई। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करेंगे अबू बकर तारिक से। बताइए अबू बकर। जी बिल्कुल, इस दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इमरान खान के 2 मुकदमात की में अबूरी ज़मानतों का ये केस है, जिसमें इमरान खान जो है वो आज सुबह अदालत में जो है वो पेश ना हुए हैं अभी तक, और उनकी ज़मानत को जो है वो इंतजार में रखा जाने का इस्तदा की गई है। एसोसिएट जो है उनके वकील के, उन्होंने ये अदालत में आके इस्तदा की है कि उनकी ज़मानत को इंतजार में रखा जाए, और क्योंकि कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी जाए तो इमरान खान जो है वो वक्त पर अदालत में पहुंच जाएंगे, जिसमें इसराइल दहशतगर्दी की अदालत में के जज एजाज अहमद गुटरल ने अबूरी ज़मानतों पर समाअत शुरू की है, और उनके खिलाफ थाना रेस कोर्ट में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिसके बाद उनको उसके अबूरी ज़मानत के लिए आज अदालत में पेश होना होगा, और अगर इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते तो उनकी ज़मानत तो खारिज कर दी जाएगी अदालत की जानिब से, और फिर उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने का। आपको बताएं कि डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुआ है। रवां साल लाहौर में डेंगू 48 मरीज सामने आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का इस मुताबिक कहना है कि शहर में डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। डेंगू वायरस फिर सर उठाने लगा। शहर में 24 घंटे के दौरान डेंगू का एक कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुआ। रवां साल डेंगू के 48 मरीज सामने आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का कहना है कि शहर में डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। डेंगू लार्वा बरामद होने पर स्प्रे भी किया जा रहा है। डेंगू के केसेस को कंट्रोल करने के लिए इस दफ़ा हमने डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई है जी, जिसमें हम जो उनसे है ना जी FIR और नोटिस पे हम और
अवेयरनेस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि लोगों को शऊर दिया जाए कि ये जो बीमारी है इसको कंट्रोल सिर्फ मिल के किया जा सकता है, टीम एफर्ट से। रवां साल डेंगू लार्वा बरामद होने पर 389 अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जबकि 10,000 अफराद को डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी किए गए। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। खबर ये है कि शहर के 3 अंडरपासिस में निकासी आब का सिस्टम फ्लॉप होने का इंकशाफ हुआ है। इंतजामी इदारों ने अंडरपासिस से निकासी आब की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। शहर के 3 अंडरपासिस में निकासी आब के डिजाइन में गलतियों का इंकशाफ। LD और वासा 3 अंडरपासिस से निकासी आब की जिम्मेदारी लेने से गुरेजा। तकनीकी खराबियों के सबब फारूकगंज अंडरपास और कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास बारिशों में डूबने का अंदेशा। हाल ही में बनने वाले लाल शहबाज कलंदर अंडरपास में भी निकासी आब के मसाइल सामने आ गए। तीनों अंडरपासिस में तकनीकी खराबियों से मुतल्लिक वासा ने LDA को मुरासले भी लिखे, मगर मसाइल हल न हुए। वासा की जानिब से निशानदही की गई कि कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का निकासी आब सिस्टम नाकारा है। गुज़श्ता 2 सालों में मानसून के दौरान अंडरपास में बारिशी पानी जमा हुआ। अंडरपास का फिल फॉर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है। वासा लाहौर फिलहाल अंडरपास का ड्रेनेज सिस्टम टेक ओवर नहीं कर सकती। फारूकगंज अंडरपास का निकासी आब का सिस्टम भी वासा ने लेने से इनकार कर दिया। वासा इंतजामिया के मुताबिक फारूकगंज अंडरपास से पानी का निकास करने के लिए लगाए गए लिफ्ट स्टेशन के पंप्स की इस्तेदाद कार कम है। लिफ्ट स्टेशन में 7 क्यूसिक के पंप लगाए गए हैं। फारूकगंज अंडरपास से निकासी आब के लिए 18 क्यूसिक पंप लगाने की जरूरत है। वासा इंतजामिया का कहना है कि LDA को मसाइल दूर करने के लिए मुरासले लिखती हैं। जब तक अंडरपासेस के डिजाइन में खामियां दूर नहीं होती, वासा जिम्मेदारी नहीं लेगा। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा बरवक्त शुरू न हुआ। मंसूबे की तामीराती लागत में 1 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मंसूबे के तहत एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास तमीर किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा बरवक्त शुरू ना होने से तामीराती लागत में इजाफा हो गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मार्च 2022 में मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी की। 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद तामीराती काम शुरू ना हुआ। मंसूबे के लिए 3 अरब 24 करोड़ 60 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। अब की लागत 4 अरब 24 करोड़ 60 लाख रुपए तक जा पहुंची। 1 साल तामीराती काम शुरू ना होने से खजाने पर 1 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। प्लान के तहत सेंटर पॉइंट गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर से 2 मुकामात से सिग्नल खत्म किए जाएंगे। कैवलरी ट्रैफिक सिग्नल पर अंडरपास और घोड़ा चौक पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। गुलबर्ग से वाल्टन रोड डिफेंस तक 5 किलोमीटर तवील सड़क को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। खालिद भट्ट चौक के मकाम पर 2 लेन अंडरपास तामीर किया जाएगा, जिसका तखमीना 3 अरब 4 करोड़ 60 लाख रुपए लगाया गया। घोड़ा चौक से डिफेंस मोड़ की जानिब 2 लेन पर मुश्तमिल एक तरफा फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन रोड तक मंसूबा 8 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने से रोजाना 1,80,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। LDA की जानिब से मंसूबा शुरू करने के लिए आइंदा हफ्ते टेंडर्स तलब किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।